अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम सबको ये तो मालूम है कि दुनिया के नक्शे पे दो ममालिक के दरमियान एक जंग जारी है, जिसमें से एक मुल्क का नाम रशिया है, दूसरे का नाम यूक्रेन है। लेकिन जो बज़ाहिर दो ममालिक के दरमियान ये लड़ाई लड़ी जा रही है, हम सबको ये मालूम है, अगर नहीं है तो होना चाहिए, कि ये जो जंग है ये दो नज़रियात के ख़िलाफ़ फिर से एक बार दोबारा ज़िंदा हो चुकी है। किन नज़रियात के, यानी कि आपस में टकराव का ये एक नया मैदान सजा है, वो है कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। जिस वक्त सोवियत यूनियन का क़याम था, जो टूट के अब रशिया छोटा सा मुल्क रह गया है, जो छोटा तो नहीं है, यानी कि उस वक्त की निस्बत अभी जो मुल्क है वो छोटा, वैसे जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा रशिया अभी भी। तो जो रशिया है उसकी लड़ाई जो यूक्रेन के साथ हो रही है, तो वो यूक्रेन के साथ नहीं, दरअसल वो यूरोपीय यूनियन यानी कि उसी तरह के वेस्ट के ब्लॉक और यूएस के साथ हो रही है। लेकिन जो बैटल ग्राउंड बना है, जिस तरह उस वक्त अफगानिस्तान बना था 1980 की दहाई में, अब जाके बना है यूक्रेन। तो ये लड़ाई हम सबको तो मालूम है लड़ी जा रही है। और क्यों मालूम है? क्योंकि इसका हम सब की ज़िंदगियों पे असर पड़ा है। किस सूरत में? महंगाई की सूरत में। जो महंगाई आई हुई है, चाहे खाने पीने की चीज़ों की है, चाहे ऑयल की प्राइसेस है, ये इसका जो बहुत बड़ा असर है ये डायरेक्ट इस जंग की वजह से है। लेकिन इस जंग की वजह क्या, असल में ये लड़ाई शुरू किस वजह से हुई, ये देखने की अब चीज़ है। तो इस व्लॉग में हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे कि आखिर ये लड़ाई शुरू होने की दोबारा से वजह क्या थी। क्योंकि जो एक तरीके की सर जंग थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद। फिर आखिर क्यों रशिया इतने, यानी कि इस एक्सटेंट तक गया है कि उसने दोबारा से ये लड़ाई को मोल लेने की कोशिश की। और अभी जबकि वो उतना उस लेवल का ताकत में भी नहीं है जब कभी वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो उसने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया है कि जिसके बाद पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्ट ही एकदम से किसी के साथ हाथापाई शुरू हो जाए। जाहिर है पहले बातचीत होती है, तू में होती है, गाली गलौज होती है, और फिर ही जाके तप्पे शप्पे चलते हैं ना। डायरेक्ट तो लड़ाई नहीं शुरू हो जाती। तो हम अब ये देखेंगे कि तू में और गाली गलौज का यानी कि अमल कैसे शुरू हुआ, फिर लड़ाई की तरफ हम आएंगे कि कैसे ये डायरेक्ट हाथापाई तक बात चलेगी। तो अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। हम पहले देखते हैं कि तू में का आगाज़ कैसे होता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए जो यूक्रेन है, हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली। डेमोग्राफिकली जो तीन हिस्सों में यूक्रेन था उस वक्त, यानी कि 2014 तक की मैं बात आपको बता रहा हूँ, कि 2014 तक जो डेमोग्राफिकली है यूक्रेन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कि एक था वेस्टर्न यूक्रेन, एक था ईस्टर्न यूक्रेन, तीसरा था सेंट्रल यूक्रेन। ये तीन यूक्रेन के हिस्से आप समझ लिए अलग अलग है। अब जो इसमें ईस्टर्न यूक्रेन है, ये था रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ। तो इस वजह से इसके ऊपर जो रशिया था उसका इन्फ्लुएंस था। फिर आता है जो सेंट्रल यूक्रेन था, ये समझे कि दोनों के दरमियान में सैंडविच था। वेस्टर्न और ईस्टर्न के दरमियान एक सैंडविच था जो सेंट्रल था। इसका हम थोड़ा अगले पॉइंट में करते हैं। पहले हम आ जाते हैं जो वेस्टर्न यूक्रेन है। ये था क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी बॉर्डर लगती थी, यूरोप के ममालिक के साथ, इस वजह से इसके ऊपर यूरोप का असर और रसूख था। अब जो था सेंट्रल जो सैंडविच था, इसके अंदर भी जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना शुरू हो चुका था वो था वेस्टर्न जो यूक्रेन था उसका ही। यानी कि खींचातानी तो दोनों की तरफ से शुरू थी। जो ईस्टर्न चाहता था कि, यानी कि जो रशियन इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा हो जाए, और दूसरी तरफ से वेस्ट था वो चाहता था हो जाए। तो दोनों का इन्फ्लुएंस में जीतने में जो कामयाब हुआ था वो था जो वेस्टर्न हिस्सा था। ईस्टर्न वाला नहीं इनको इन्फ्लुएंस कर सका था, यानी कि इनका झुकाव भी वेस्टर्न की तरफ जाना शुरू हो गया था, ब्लॉक की तरफ। अब इसको सादा लफ्ज़ों में समझाया जाए तो किस तरीके से, कि यानी कि जो हिस्सा जो वेस्टर्न जो ब्लॉक था, जो ईस्टर्न यानी कि यूक्रेन की निस्बत जो वेस्टर्न ब्लॉक था, इसके ऊपर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ थी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा आना शुरू हो गया था। किस सूरत में? एजुकेशन सिस्टम की वजह से, यानी कि जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह एक दूसरे के मुल्कों में आके जाके पढ़ना वगैरह होता है। फिर जिस तरह हमारे में भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हमने नाफिज किया हुआ है, तो इसी तरह का जो एजुकेशन सिस्टम हो जाए या इंटरनेशनल जो एजुकेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट वगैरह, इसकी बदौलत जो एजुकेशन ट्रेंड्स थे और जो इकनॉमिक ट्रेंड्स थे और जो सोशल ट्रेंड्स थे, इनकी वजह से जो वेस्टर्न यूक्रेन था उसके ऊपर कम्युनिज्म की बजाय कैपिटलिज्म का ज़्यादा असर रसूख आ रहा था, इकनॉमिकली भी सोशली भी।
हर तरह से और पॉलिटिकली भी। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही इकोनॉमी का जो यानी कि पॉलिसीज़ बनना थी, इकोनॉमिकली भी इनके दरमियान यही डिवीज़न बहुत शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो गई थी। वो किस तरह से, जो पार्लियामेंट थी यूक्रेन की, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थी, यानी कि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जो पार्लियामेंट थी उसके यानी कि अंडर आती थी, तो जो पीएम हेड कर रहा था उस पार्लियामेंट को, उसका सारा इन्फ्लुएंस और झुकाव जो था वो था यूरोपीय यूनियन की तरफ, नेटो की तरफ, यूएस की तरफ, जो कि है इनका प्रेसिडेंट था विक्टर यानुकोवे, उसका सारा जो झुकाव था वो था रशिया की तरफ। और जो कोई पॉलिसीज़ अगर जो ये प्रेसिडेंट अडॉप्ट करने की करता था, हम उसको आगे जाके देखेंगे कि वो यानी कि जो पार्लियामेंट थी उसको रिजेक्ट कर देती थी। तो इस तरीके से जो डेमोग्राफिकली उस वक्त ही यूक्रेन के अंदर ये मसला शुरू हो चुका था कि आधा जो मुल्क था वो कहता था जी हमने मगरिब का एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम लेके आना, जो आधा था वो कहता था हमें रशिया का चाहिए। तो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये वहाँ पे पंगा शुरू हो गया था। रशिया अभी भी कम्युनिस्ट जो उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम है वो राइज है। तो इस वजह से यानी कि ये अगर आप ये कह रहे हो कि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का टर्म्स क्यों यूज़ हो रही है, तो रशिया के अंदर अभी तक कम्युनिस्ट सिस्टम ही राइज है। तो ये बात समझ लेने के बाद कि किस तरह जो यूक्रेन था वो अंदर खाना ही एक तरीके का इंतशार का शिकार हो चुका था, कि बढ़ चुका था कि किसने किस तरफ जाना है, तो हम ये चीज़ समझते हैं कि ये तू मैं का आगाज़ कैसे होता है, क्योंकि ये तो आपस का इंटरनल एक हो गया ना, ये तो मुल्क का अपना हो गया, यूक्रेन के आपस का अंदरूनी मामला है जी। हमारा समझ ले कि दाखिली मामला है, जिस तरह ममालिक पॉलिसी जब बयान करते कहते जी हमारे दाखिली मामला में मुदाखला न कीजिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। जो मसला है कि तू मैं रशिया के साथ कैसे शुरू हुई, अब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो इस तरीके से आगाज़ होता है इस तू मैं का कि 2013 में एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन करता है जो यूक्रेन है यूरोपीय यूनियन के साथ। और इस तरह से जो यूरोपीय यूनियन है वो जो यूक्रेन है उसको इकोनॉमिकली अपने सिस्टम के साथ यानी कि मुंसलिक करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि कैपिटलिज्म के साथ। किस तरीके से कि बहुत सारी उनको मराद यूक्रेन को देना शुरू कर चुका होता है वो इस डील के थ्रू, और उससे पहले भी, लेकिन इस डील के थ्रू ख़ास तौर पे कि यानी कि बहुत सारे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स जो बैरियर होते हैं ट्रेड के अंदर, वो उसने मिटा दिए थे जो यूरोपीय यूनियन था। इस तरीके से जो यूक्रेन था इस डील के बाद बहुत ज़्यादा उसका झुकाव इकनॉमिकली उसकी तरफ होना शुरू हो गया था, यूरोपीय यूनियन यानी कि वेस्ट की तरफ। और ये चीज़ रशिया के लिए ख़तरे का बायस था, क्योंकि उसका इकनॉमिक सिस्टम मैंने आपको भी बताया है कि वो है कम्युनिस्ट बेस्ड। और ये जो इमीडिएट नेबर है रशिया का, बिल्कुल साथ यानी कि बॉर्डर जुड़ा हुआ है, अगर ये हो जाता है वेस्ट की तरफ पूरा इकनॉमिकली, तो ये जो उसका सिस्टम रशिया का, उसके लिए तो फिर ख़तरे की बात है। लेकिन इस चीज़ का भी मसला नहीं है, इस चीज़ को भी कहा जा सकता है कि ये जी दाखिली मामला है, हम अपने यानी कि इकनॉमिक सिस्टम को जैसे मर्जी चलाए। अब शुरू होती है असल मसला। मसला किस तरह शुरू होता है कि जो यूक्रेन है, पहले वो आता है पैसों की सूरत में उनकी तरफ झुकाव शुरू कर देता है। वहाँ तक तो रशिया को कबूल था, लेकिन उसके बाद जो यूक्रेन था वो जो था नेटो था। नेटो क्या, जो कि बना ही रशिया और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था 1980 की दहाई से पहले, यानी कि जो नेटो था स्पेशली वो उसका पूरा ये चार्टर ही है कि जी एक मुल्क के ख़िलाफ़ हमला तो सारे के ख़िलाफ़ हमला। और यूएस ने ये बनाया ही सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए था। तो जो नेटो है उसके साथ यूक्रेन ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज का इनेकाद किया 2012 और 13 में जाके। तो जब ये एक्सरसाइजेज हुई, इसका मतलब ये था कि अब जो यूक्रेन है उसका झुकाव दिफाई तौर पर, अस्करी तौर पर वो भी वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। सिर्फ यहीं पर आके वो नहीं रुकता, 2021 में फिर जो नहीं है 8 मेंबर्स के साथ जो है दोबारा से ये करता है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अब ये बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हो रहे थे 1980 में अफगान वार के बाद, यानी कि जब वो टूट रहा था, जो एक मुआहदा किया गया था जिसकी सूरत में अपनी यानी कि फोर्सेस को विदड्रॉ करेगा अफगानिस्तान से रशिया, उसमें जो वाशिंगटन था यानी कि यूएस था, उसने गारंटी दी थी रशिया को उस वक्त के यानी कि सोवियत यूनियन को कि किसी भी सूरत में जो हम ईस्टर्न यूरोप है उसके अंदर, और ख़ुसूसन जो बाल्टिक रीजन है, हम उसके अंदर किसी भी सूरत में जो मिलिट्री प्रेजेंस है नेटो की और यूएस की, हम उसको नहीं बढ़ाएंगे। ये गारंटी दी गई
थी, यानी कि उसको, स्विस यूनियन को। उसके बावजूद जो अब ये यूक्रेन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना है, ये उसकी खिलाफ वर्जी थी। दूसरा, वक्त के साथ साथ जिस तरह मैंने आपको कहा, खसूसन बाल्टिक रियासतों में कहा था कि नहीं आना, क्योंकि वो बहुत ही करीब आती है रशिया के। तो वक्त के साथ साथ जो 4 बाल्टिक रियासतें थी, जिनमें आती हैं लेटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड बेलारूस, ये मेंबर बन गए नेटो के। तो ना सिर्फ यानी कि एक तरफ ये जा रहे थे जो यूरोपीय यूनियन के हाथ में इकोनॉमिकली, दूसरी तरफ ये नेटो के हाथ में भी, जो पूरी बाल्टिक रीजन है पूरा का पूरा, यानी कि अगर 4 रियासतें जा चुकी है, समझे कि पूरा रीजन का टिल शुरू हो चुका है। और फिर जो यूक्रेन था, ये इसकी रिसेंट एग्जांपल थी कि पहले इकोनॉमिकली गया, इसी तरह जिस तरह ये बाल्टिक मुल्क गए, फिर ये अब इसने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। इसका मतलब क्या था कि वो इसको भी नेटो में खींचना चाहते थे। ये मेन वजह बना के तू में यहाँ से फिर शुरू होती है रशिया की। क्योंकि रशिया के लिए ये जो एक चीज़ थी कि इकोनॉमिकली तो ठीक है, लेकिन इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का होना ना सिर्फ आइडियोलॉजिकली बल्कि एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आ रहा था। क्योंकि बिल्कुल जो सात बॉर्डर जुड़ी है, बॉर्डर के ऊपर आके अगर नेटो बैठ जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो सारा अपना एक जो इक्विपमेंट है मिलिट्री का, वो सारा उधर आके लगा देगा, अपने मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम। तो वहाँ से जो जासूसी करना है और उसको इनसर्कल करना, वो बड़ा आसान होगा। जो नेटो है वो पूरे ईस्टर्न यूरोप में इसी तरह अपने आप को फैला रहा था, क्योंकि वो रशिया का इनसर्कलमेंट शुरू कर चुका था। और यूक्रेन को अगर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो ये रशिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी था, ना सिर्फ आइडियोलॉजिकली सिर्फ एक मसला नहीं बन रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि ये अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तू-तू मैं-मैं का भी एक यानी कि फ़ेज़ चल रहा था, तो इस तू-तू मैं-मैं के दरमियान तो जो रशिया था उसने डायरेक्ट कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन उसने कोशिश की कि किसी तरह जो तू-तू मैं-मैं उसको सुलह-सफाई से ठंडा किया जाए मामले को। और वो किस तरह, उसने $5 बिलियन का एक पैकेज दिया, जो मैंने आपको बताया था, जो प्रेसिडेंट है उसका झुकाव क्योंकि था रशिया की तरफ, तो उस अपने प्रेसिडेंट विक्टर के थ्रू $5 बिलियन का यूक्रेन को पैकेज दिया रशिया ने, कि ये किसी भी तरह जो वेस्ट की तरफ है जाने से बाज आ जाए। लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ, क्योंकि जो पार्लियामेंट थी वो प्रो वेस्ट थी। उन्होंने फिर भी यानी कि उसकी तरफ झुकाव रखा, वेस्ट की तरफ अपना। और इस हद तक यानी कि ये मसला बना कि जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने एक तरीके का कू किया, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट थे उनको वो मुल्क छोड़कर, यानी कि यूक्रेन छोड़कर रशिया जाना पड़ा पनाह लेने के लिए। उसके जवाब में फिर रशिया ने जो क्रीमियन रीजन था 2014 में, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इस पूरा क्रीमियन रीजन के जो कब्ज़ा करने का एक जो मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ, वो देखना हो देख ले। लेकिन ये इतना ही मैं पॉइंट बस बोलूँगा कि उसने बदले में उनके एक हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया रशिया ने। तो ये था फेज़ तू मैं का। अब हम जाएंगे तू मैं से बात जो आती है गाली गलौज तक, वो कैसे पहुंचती है। तो अब हम गाली गलौज के मरले को डिस्कस करते हैं। तो गाली गलौज का मरला कहाँ से शुरू होता है। तो इस मरले का आगाज़ होता है 2013 में एहतजाज की सूरत में, जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का कीव, उधर से। किस वजह से एहतजाज की ये लहर शुरू होती है दारुल हुकूमत में, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे, मैंने आपको कहा कि उनका झुकाव था रशिया की तरफ, वो एक डील को रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो थी, वो उस एक डील को रिजेक्ट कर देते हैं जो ऑफ़र हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी इनको तजारती अमरात वगैरह मिलनी थी। लेकिन बदले में जो इनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो ट्रांसफ़र हो जाना था, ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आनी थी। किस सिस्टम की, किस तर्ज की वो थी, वेस्ट की तर्ज की, प्रो वेस्ट था, तो कैपिटलिज्म की तर्ज की, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके इकोनॉमिक सिस्टम में आता। तो इन प्रेसिडेंट ने वो डील रिजेक्ट कर दी, जिसके नतीजे में जो दारुल हुकूमत है वहाँ एहतजाज शुरू हो गए बड़े पैमाने पे। अब इन्हीं प्रेसिडेंट ने इन एहतजाज को कुछ चलने के लिए फोर्सेस को हुक्म दिया कि इन लोगों को मुंतशिर किया जाए। और एक बहुत ब्रूटल किस्म का जो क्रैकडाउन हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वहाँ के लोगों के ऊपर, जब लोग मारे गए, जब जलाओ गिराव हुआ, उसके नतीजे में और ज़्यादा लोग बेभर गए, और जो तादाद थी एहतजाज करने वालों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये एहतजाज फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था वहाँ की फोर्सेस के हाथों। और जिसका नतीजा क्या निकला कि इन्हीं प्रेसिडेंट को फिर वहाँ मुल्क छोड़ के भागना पड़ा और पनाह लेनी पड़ी जाके रशिया में। जिसके जवाब में रशिया ने क्या किया, उसने जो एक क्रीमियन रीजन था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जो यूक्रेन का था।
उसने यानी कि वजह क्या दी कि उसने ये कहा जी जो रशियन सिटीजन्स है और जो रशियन स्पीकर्स है जो इधर इस रीजन में जो क्रीमियन रीजन में है, इनकी हिफाजत के लिए उसने अपनी ट्रुप्स यानी कि भेज दी और उस रीजन के ऊपर समझे कि उसने बिल्कुल कब्ज़ा कर लिया। हालांकि अभी रेफरेंडम बाद में एक होना था जो कि एक मुतनाज़ा रेफरेंडम था, लोकल रेफरेंडम। यानी कि जब उसने अपनी ट्रुप्स भेज दी फिर एक रेफरेंडम हुआ कि जी हम तो होने ही रशिया के साथ शामिल चाहते हैं। उसने ऑफिशियली अपना हिस्सा उसको बाद में डिक्लेयर कर दिया ट्रुप्स, हालांकि वो पहले भेज चुका था इस रेफरेंडम के नतीजे में। जब ट्रुप्स भी चलेगी, रेफरेंडम भी हो गया, उसने ऑफिशियली अपना हिस्सा बना लिया। उसके 2 महीने बाद जो नहीं है, दो और रीजन्स के अंदर जिसके ऊपर मैंने पूरा एग्जैक्ट व्लॉग बनाया, लेकिन सिर्फ नाम के तौर पे बता देता हूँ कि एक डोनेस्क था, दूसरा लुहानस्क था। ये 2 रीजन्स के अंदर भी इसी तरह का रेफरेंडम हुआ और उन्होंने भी कहा जी हमने रशिया के साथ जो नहीं है इतिहाद करना है। तो ये रीजन भी समझे कि एक तरीके का फिर रशिया की तरफ चला गया और इधर भी रशिया ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया। तो इसका जो ये जो मसला था ये इंटरनेशनल क्राइसिस में तब बदलता है जब ये सब तो यानी कि लड़ाई वगैरह चल रही है कि क्रीमियन रीजन हो गया, फिर इन 2 रीजन ने कर दिया जी हमने भी रशिया का हिस्सा होना है। जिस वक्त इसी रीजन के अंदर से एक एयरलाइन के जहाज़ को मिसाइल शूट करके गिरा दिया जाता है और पूरे 258 जो मुसाफिर थे वो सब के सब मारे जाते हैं। उसके बाद जाके ये जो सूरत हाल है एक इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल जाती है और पूरे का पूरा वेस्ट और यूएस और तकरीबन जो समझे कि दुनिया के सारे ममालिक, क्योंकि एक बेगुनाह मुल्क के जहाज़ को गिरा दिया गया है और आपको पता है वैसे भी मुस्लिम कंट्री का जहाज़ गिरा, तो पूरी दुनिया के लिए ये एक यानी कि अलार्म बज गया था, जिसकी वजह से फिर ये इंटरनेशनल क्राइसिस की तरफ यानी कि इंटरनेशनल फाइट की तरफ ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये एक यानी कि अब सिचुएशन थी कि तू मैं से गाली गलौज तक डायरेक्ट आ गई कि एक दूसरे का आमना सामना अब शुरू हो गया। लेकिन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो बड़े पैमाने पे, क्योंकि अभी भी ये जो फुल स्केल इन्वेजन नहीं हुई थी, जो मैं आखिरी चीज़ कह रहा था ना कि पहला फेज़ था कि तू मैं दूसरा गाली था, अब था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। फुल स्केल जो इन्वेजन होती है किसी मुल्क के अंदर, फुल स्केल वॉर जो लॉन्च कर दी जाती है, वो फेज़ इसके बाद आता है। तो वो फेज़ किस तरीके से आता है, यानी कि डायरेक्ट गुत्थम गुत्था होने का, दो मुल्कों की दरमियान लड़ाई कर, दो मुल्कों की सूरत में दो नज़रियात के टकराव का, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का। अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि वो फेज़ क्यों आता है और कैसे आता है। तो उसका आगाज़ होता है अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में जो रशिया अपनी ट्रुप्स को हुक्म दे देता है, यानी कि अपनी अफवाज को कि वो यानी कि अपनी मूवमेंट शुरू करे, मोबिलाइजेशन यानी कि शुरू करे। तो जो रशियन ट्रुप्स है और मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ रवाना कर दी जाती है और दिसंबर के एंड तक तकरीबन 1 लाख के करीब जो रशियन फौजी और अपना पूरा फौजी जंगी साजो सामान है उसके साथ यूक्रेन की बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है। रशिया जब अपने ट्रुप्स को पहुंचा चुका होता है 1 लाख के करीब, उसके बाद वो कहता है कि यानी कि एक सेट ऑफ डिमांड पेश करता है। डिमांड में वो क्या कहता है कि यूएस और नेटो ईस्टर्न यूरोप के अंदर मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दे। दूसरा जो यूक्रेन है किसी सूरत भी इसको नेटो का हिस्सा मुस्तकबिल में ना बनाया जाए। यही 2 डिमांड जो मैंने आपको बताई थी इससे पहले कि जब तू मैं वाले सेक्शन में, कि उसको मसला क्या है सिक्योरिटी का। इकोनॉमिकली ठीक है लगे रहो लेकिन सिक्योरिटी का मसला, उसने अब यही 2 डिमांड्स इधर दी जिसमें उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स शो हो रहे थे कि एक तो अपनी जो अस्करी जो जो कुछ भी वो ड्रिल्स वगैरह कर रहे हैं वो रोक दी जाए, मिलिट्री एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए। और इसका मतलब ये था कि उन ममालिक को ईस्टर्न यूरोप के नेटो का में शामिल करने से रोका जाए। और फिर स्पेसिफिकली उसने यूक्रेन का कहा कि इसको तो स्पेशली यानी कि रोका जाए नेटो के अंदर शामिल करने से, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बॉर्डर पे जुड़ा हुआ है, 7 बॉर्डर है। तो इसके जवाब में यूएस ने क्या किया, उसने ये यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दी इसकी डिमांड्स को और कहा कि अगर तूने हमला किया तो हम तेरे ऊपर पाबंदियां लगा देंगे ऐसी जो दुनिया की तारीख में कभी देखी ना गई हो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जवाब था। तो जब ये जवाब आगे से आता है उसके साथ ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मिलिट्री असिस्टेंस को जो यूक्रेन के अंदर है यानी कि जो इमदाद भेजना है फौजी उसको बढ़ा देते हैं। और दूसरा जो अपने 3,000 के करीब जो यूएस ट्रूप्स हैं उनको पोलैंड और रोमेनिया में भेज देती है, जो कि नेटो के एक तरीके का ऐसा है कि किसी भी सूरत में जंगी सूरत में उनको इनकाउंटर किया जा सके जो बॉर्डर पे पहुंच चुकी है रशियन फोर्सेस।
जब ये वाला रिस्पॉन्स मिलता है रशिया को नेटो की तरफ से और स्पेशली यूएस की तरफ से, तो फिर बिल आखिर रशिया जो 24 फरवरी 2022 को फुल स्केल यानी कि लैंड सी और एयर इन्वेजन कर देता है यूक्रेन के अंदर, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह पहले उन्होंने यानी कि जो आप अपने या लफ्ज़ों में कह के उन्होंने जो भड़के मारी, मैं तो यही कहूँगा उसके यानी कि जवाब में उन्होंने कहा जी अनजस्टिफाइड और अनप्रोवोक्ड वार है, और उन्होंने पाबंदियां लगा दी रशिया के ऊपर। ये यानी कि उन्होंने किया, जो 3,000 ट्रूप्स थी वो उधर ही बैठी रही असिस्टेंस देने के लिए, डायरेक्ट उन्होंने आके कन्फ्रंटेशन कोई नहीं की। और रशिया और यूक्रेन के दरमियान अभी तक लड़ाई इसी तरह लड़ी जा रही है, लेकिन उस पॉइंट को हम एंड में करंट सिचुएशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने भी एक स्टांस लिया था, अगर आपको याद हो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। यूरोपीय यूनियन का आपने एम्बेसडर का देखा था जी, उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान स्टैंड ले ये करे वो करे। तो हम उस चीज़ को भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान का स्टैंड था वो क्या ठीक था या नहीं था, यानी कि एक एनालिसिस या हो सकता है गलत हो, आपका अपना ओपिनियन जो होगा या एनालिसिस होगा वो हो सकता है वो ठीक हो, मेरा गलत हो, लेकिन मैं अपना दे देता हूँ आपको। तो हम पाकिस्तान का भी देखते हैं। तो पाकिस्तान का हम स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं कि सबसे हम पहला पॉइंट ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक कोई ऑयल रिच कंट्री नहीं है हमारे पास, जो ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना यानी कि इंडस्ट्रियल कोई बेस है जिस तरह यूरोप के पास है कि वो एक हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स बना लेता है, या तो फिर एक दूसरा ममालिक है जो अमीर है कि जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज है। ना हमारे पास ऑयल रिसोर्सेज है, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस है। तो उसका यानी कि हमारे लिए नुकसान क्या है कि हमने तरक्की तो करनी है ना, वो किस तरह करनी है। हमारे पास जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है ये बहुत एक ज़रूरी है, दुनिया के हर मुल्क को चाहिए होती है। और जो ये सिचुएशन यानी कि डेवलप हुई थी कि एक तरफ रशिया की अब ऊपर पूरे के पूरे मगरबी इत्तेहाद ने, यूएस ने पाबंदियां लगा दी, तो दूसरी तरफ उसने कहीं ना कहीं से तो उसको ट्रेड रूट चाहिए था। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन थी कि जो हमारा मसला बना था कि जो हमारे पीएम का विज़िट था, जो वो कह रहे थे जो मगरिब वाले थे, एक तो वो विज़िट नहीं कंटिन्यू होना चाहिए था, दूसरा पाकिस्तान को मजम्मत करनी चाहिए थी यूक्रेन की। तो पहली बात है कि जो रशिया है उसको इस सिचुएशन के नतीजे में, और चाइना को भी, क्योंकि दोनों ही का यानी कि चाइना तो पहले ही हमारा दोस्त है, पहले ही हमारे उसके साथ सी पैक वगैरह बन रहा है, लेकिन इन दोनों मुल्कों को जो पाकिस्तान की ट्रेड कॉरिडोर की ज़रूरत है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो तो वैसे भी समझे कि अभी उधर खदशात है, दुनिया उनको आलमी सतह पे कबूल नहीं करती है, तो वहाँ का तो पहले ही मसला है एक। तो पाकिस्तान उस सूरत में एक वाहिद ट्रेड रूट था जो रशिया को ग्वादर की सूरत में मिल सकता था, और चाइना तो ऑलरेडी उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। दूसरी चीज़ कि जो पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है कि उसने तरक्की करनी है, तो रीजनल स्टेबिलिटी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रीजन में पीस नहीं आता, इसलिए अफ़गानिस्तान के भी वो पीस टॉक्स करने में सबसे आगे आगे था कि किसी तरह अफ़गानिस्तान में अमन है तब भी रीजन के अंदर आएगा अमन, रीजन के अंदर आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो उसका सबूत ये था कि जो सी पैक है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ये कहते आए हैं कि ये रीजनल इंक्लूसिव है, यानी कि रीजन के तमाम ममालिक इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो जो कोई भी मुल्क है। तो पाकिस्तान तो पहले ही बहुत इस बारे में यानी कि उसके क्लियर गोल थे ये इन्वेजन शुरू होने से पहले ही, कि हमने अपनी जो इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रगल चल रही है, हमने उस चीज़ को फोकस रखना है। हमारा जो रीजन है हमें उसके अंदर पीस चाहिए, हमने इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान एक टग ऑफ वार की गेम में किसी एक साइड पे नहीं जाना, जिस तरह हमने जो प्रीवियस थे हमने उसमें यूएस और वेस्ट का हमने साथ देने का फ़ैसला किया था जब कोल्ड वार हुई थी। तो पाकिस्तान की तब से लेके अब तक यही पॉलिसी है, उसने किसी भी यानी कि साइड को नहीं चूज़ करना। जिस तरह के अभी जो चाइना और यूएस की भी रिसेंट एक आपस में स्ट्रगल शुरू हो चुकी है इकोनॉमिक सतह पर, तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो पाकिस्तान के तो गोल पहले ही बड़ा यानी कि वाज़ेह है। तो उसने सी पैक के थ्रू भी यही बताया कि सी पैक भी एक रीजनल इंक्लूसिव है। दूसरी चीज़ जो रशिया है उसने ये एग्री कर दिया था कि जो एक जो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है तकरीबन $2 बिलियन का, उसके अंदर उसने ये एग्री कर दिया था कि वो सरमायाकारी करेगा। $2 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान के किसी एक प्रोजेक्ट में होना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। हम $1 अरब के लिए इस वक्त आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो $2 बिलियन की हमारा एक गैस
गैस की यानी कि पाइपलाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट होना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ये हमारी एनर्जी हाउस को करेगा एड्रेस, ये बहुत हमारे लिए यानी कि ज़रूरी था। ये जो कसूर और पंजाब का आती है सिटी या कराची से लेके वहाँ तक इस पाइपलाइन ने बिछना था। एक तो उसने इसका हमें कहा था कि इधर मैं $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करूँगा, दूसरा उसने जो स्टील मिल थी उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी किया था। तो इकोनॉमिकली भी वो हमारा यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था। इसके साथ साथ जो एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या जो एक डॉक्यूमेंट बना था हमारा नेशनल लेवल पे, यानी कि सिक्योरिटी हमारी जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उसके अंदर भी ये एक पॉइंट रखा गया था उस डॉक्यूमेंट में कि जो कंट्रीज़ की जो यानी कि जो मुल्क है उसकी जो एग्जैक्ट जो टर्म थी कि कंट्रीज़ पार्टनरशिप विद डिफेंस कॉरपोरेशन या एनर्जी नीड्स और इन्वेस्टमेंट जो रशिया के साथ है उसको री इमेजिन किया जाएगा। यानी कि इन 3 शोबों में जो रशिया के साथ अपनी जो हमारे ताल्लुकात उनको री इमेजिन किया जाएगा, ये रिविजिट किया जाएगा कि यानी कि उनको बढ़ाया जाएगा। तो किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान है वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात, स्पेशली जो हमारे ख़राब चले आ रहे थे कोल्ड वार के दौर से, तो उसको तो पाकिस्तान शुरू से ही कोशिश कर रहा था। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर भी यही रखा गया था पहलू कि हमने रशिया के साथ में ताल्लुकात को बनाना है। तो हमारा जो विज़िट था हमने उसको जो कंप्लीट किया हमारे उस वक्त के पीएम ने, वो देखा जाए तो एक लॉजिकल पॉइंट था, क्योंकि वापस आ जाना समझे ये कि हमारे पास जो लूज़ करने के लिए ज़्यादा था और गेन करने के लिए कम था, क्योंकि हम फिर से एक तरीके के एक ब्लॉक का हिस्सा बने थे, वो भी उस ब्लॉक का कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूक्रेन को कहा कि हाँ शाबाश थापड़ा लगा के रखा उसको मिलिट्री से, रशिया ने पहले वार्निंग दी कि ये मेरे 2 मुतालबात इनको पूरा कर दो, मैं फ़ौजी अपनी वापस बुला लूँगा। लेकिन यूएस ने कहा नहीं जी नहीं, तेरी ऐसी की तैसी। तो फिर उसने क्या किया, उसने हमला कर दिया और अब नतीजा किसको भुगतना पड़ा इस जंग के नतीजे में। अभी तक कई जो लाख लोग हैं वो बेघर हो गए हैं, वो दूसरे मुल्कों में हिजरत करके चले गए हैं। कई हज़ार लोग हैं कि जो अपनी जानें गंवा चुके हैं, माली तौर पे तबाह हो गया है, फ़ौज उनकी तबाह हो गई है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और यूएस हो, नेटो वो डायरेक्ट जंग में भी नहीं कूद रहे। तो ऐसे ब्लॉक का हिस्सा क्यों कर कोई बनना चाहेगा। सिफारती सतह पे पाकिस्तान ने क्या किया था जो इंटरनेशनल सतह पे, तो इस चीज़ को आप देखें कि एक तरफ जो यूएस के हमारे यानी कि सॉरी जो यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान को धमकियाँ लगाना शुरू की, जी डिमार्च किया जाए रशिया को हमसे, यानी कि मुतालबा करते डिमार्च किया जाए रशिया को। तो उस वक्त यानी कि वो हमसे ये इस तरह का मुतालबा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे इंटरेस्ट आते हैं एफ के अंदर हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था उसी वक्त में हम एफ की ग्रे लिस्ट निकलने के लिए सर तोड़ कोशिशों में लगे हुए थे। एक तरफ तो हमें ग्रे लिस्ट में फंसाया, वहाँ पे यूरोपीय यूनियन हमारे लिए कुछ नहीं करता, दूसरी तरफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जो पाकिस्तान चाहता है उसको रुकनीत मिले, वहाँ पे भी नहीं, वो पाकिस्तान की हिमायत करता है, उधर भी मुखालफत करता है। तो हमसे ये मुतालबा करना, जबकि इंडिया जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी हिमायत करते हैं हर जगह पे, और हालांकि कितनी वहाँ पे हिंदुत्व की वजह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत होती है, कोई पाबंदी नहीं उसके ऊपर किसी चीज़ की, लेकिन इंडिया से इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया गया कि वो यूक्रेन को डिमार्च करे। लेकिन पाकिस्तान से कहा जा रहा था कि मजम्मत की जाए जो रशिया का हमला है, क्योंकि जो पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर है यूएन के अंदर मुनीर अकरम, उन्होंने जो एक 3 पॉइंट फार्मूला दिया था कि जिसके अंदर था कि निगोशिएशन किया जाए, पीस टॉक किया जाए और डिप्लोमेसी के थ्रू इस मामले को यानी कि हल किया जाए। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई थी कि जी ये तो बिल्कुल इम्पार्शियल साइड ले रहे हैं। तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान बज़ाता तौर पे कुछ इस तरह का किया जाए। हालांकि पाकिस्तान हमेशा प्रैक्टिकल रहा है सिफारती सतह पे। जिस वक्त ये 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन टूट रहा था, जब यानी कि इसने अपनी फोर्सेस को विदड्रॉ करना था और जो माहदे का सबसे बड़ा यानी कि जो फ्रंट मैन एक तरीके का किरदार अदा कर रहा था, एक फ्रंट स्टेट का यानी कि किरदार अदा कर रहा था पाकिस्तान उस वक्त। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी सोवियत यूनियन का नाम सिक्योरिटी काउंसिल की जो उस वक्त रेजोल्यूशन थी वो उसने यानी कि उस चीज़ को अवॉइड किया और ये लिखा था जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई थी, पाकिस्तान ने ये उसके अंदर वर्ड्स लिखवाए थे कि फॉरेन ट्रूप्स की विड्रॉल होनी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर से, ना कि उसने सोवियत यूनियन को यानी कि पाकिस्तान हमने के एक प्रैक्टिकल यानी कि प्रैग्मेटिक रहे हैं, क्योंकि सुपर पावर्स थी उस वक्त तक, तो रशिया नहीं टूटा था, ये सोवियत यूनियन ही टूट के रशिया
रशिया बना था, रशिया तो उसके बाद बना था ना। लेकिन जिस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास की, पाकिस्तान ने लफ्ज़ सोवियत यूनियन को अवॉइड किया, रेजिस्ट किया कि वो नहीं मेंशन होगा, बल्कि उस रेजोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेंशन हुआ था फॉरेन ट्रुप्स के इनखला का मुतालबा किया गया था। इसके बाद जो पाकिस्तान ने फिर यूएस ने इराक और सीरिया के अंदर जो इन्वेजन्स की थी उनकी ऑफिशियल सतह पे मजम्मत की थी। तो ये भी एक प्रैक्टिकल था, क्योंकि प्रिंसिपल एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आलमी सतह पे ताकतों का मुकाबला करना होता है, अपनी सोवरेनिटी को भी बचाना होता है, अपने मुल्क को तबाह मुआशी तौर पे या फौजी तौर पे किसी भी लिहाज से बचाने के लिए प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान का डिसीजन बिल्कुल ठीक था उस वक्त के लिहाज से, जो कुछ सिचुएशन थी। लेकिन जो यूएस के यानी कि ऊपर रिलाई किया यूक्रेन ने, उसका हम नतीजा देख सके। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं आखिर में लाजमी बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा न्यूक्लियर डिटेरेंस कैपेबिलिटी जो हमारे पास है, न्यूक्लियर डिटेरेंस कैपेबिलिटीज़, ये इस बात का सबूत है यूक्रेन की जो सिचुएशन हुई है, कि इसी वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और इसीलिए दुश्मन की आंखों में ये कटकता है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास भी थे ये न्यूक्लियर एसिड्स। जब वो सोवियत यूनियन से अलहदा हुआ तो यूक्रेन के पास भी थे, लेकिन मुआहदे के ज़रिए, गारंटी के ज़रिए उसको दी गई थी कि किसी भी सूरत में रशिया उसके ऊपर कभी हमला नहीं करेगा अगर वो रशिया को ये वापस कर दे न्यूक्लियर हथियार। तो उसने वापस कर दिया और आज किधर गई वो गारंटीज़ और किधर गई बाकी दुनिया। और यूक्रेन अभी बिल आखिर इस साल वो जंग हार जाएगा। क्यों हारेगा, मैंने उसके ऊपर भी व्लॉग पूरा बनाया अगर आप देखना चाहें। तो ये एक रूट कॉज थी पूरे के पूरे इस मसले की, कि कैसे तू में ऐसे गाली गलौज से प्रैक्टिकली हाथापाई तक लड़ाई शुरू हुई है, जो कि यूक्रेन की तबाही का बायस बनी। और इसमें थैंक्स टू यूएस और नेटो, उन्होंने हमेशा से दुनिया को तबाह करने की तरफ धकेला, तो इधर भी उन्होंने यही काम किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।